हेलो, नमस्कार सभी को। हमने इसका पार्ट 1 देख लिया है, अब हम इसका पार्ट 2 देखेंगे। जिन विद्यार्थियों ने धातु एवं अधातु वाले चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा है, वह सभी पार्ट 1 को देख लेंगे, ठीक है? ताकि आगे को आपको अच्छे से समझ में आ पाए, ठीक है? तो सबसे पहले जिन्होंने नहीं देखा है, वो क्या करेंगे, पार्ट 1 को देख लीजिए, ठीक है? चलिए, देखते हैं इसमें सकृत श्रेणी। सक्रियता श्रेणी को वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए अभी, इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे अच्छे से समझेंगे। सक्रियता श्रेणी या द एक्टिविटीज सीरीज, ठीक है। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विभिन्न धातुओं द्वारा अन्य धातुओं को उनके लवण विलयनों से प्रतिस्थापित करने के आधार पर निम्न श्रेणी को विकसित किया गया है, जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं, ठीक है। सक्रियता श्रेणी के मुख्य गुण होते हैं, इसमें क्या होता है, जो अधिक क्रियाशील धातु या तत्व होता है, वह कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। गोल्ड को सोना बोलते हैं, सिल्वर चांदी, मरकरी पारा और कॉपर तांबा है यहाँ पर। सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? पोटेशियम, उसके बाद सोडियम। इस तरह से ये घटता हुआ क्रम आ रहा है, ठीक है नहीं। सबसे कम अभिक्रियाशील गोल्ड है। हाइड्रोजन से ऊपर वाले तत्व क्या कहलाते हैं? सक्रिय कहलाते हैं, सक्रिय, ठीक है। और हाइड्रोजन से नीचे वाले तत्व कम सक्रिय होने के कारण इन्हें अक्रिय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अक्रिय, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसके मुख्य अभिलक्षण या गुण। पहला, सक्रिय श्रेणी के आधार पर यह बताया जा सकता है कि किसी धातु की किसी अम्ल, जल या धात्विक लवण से अभिक्रिया संभव है या नहीं। ये सक्रिय श्रेणी के आधार पर बताया जा सकता है, ठीक है। नंबर 2, सक्रिय श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर रखी धातुएं सक्रिय धातुएं कहलाती हैं। हाइड्रोजन से नीचे रखी धातुएं कम सक्रिय या अक्रिय कहलाती हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको। नंबर 3, हाइड्रोजन से ऊपर रखी धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं, जबकि हाइड्रोजन से नीचे रखी धातुएं ऐसा नहीं करती। नंबर 4, सक्रियता श्रेणी में कोई भी धातु अपने से नीचे रखी धातु को उसकी जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है। नंबर 5, कम सक्रिय धातु अपने से अधिक सक्रिय धातु को उसके जलीय विलयन से विस्थापित नहीं करती है। इसे देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले ये देखेंगे, हाइड्रोजन से ऊपर रखी धातुएं अम्लों से क्रिया करके क्या करती हैं? हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं क्रिया करके दिखाऊं। जैसे एक धातु सोडियम को ले लो, ये अम्ल से क्रिया कराएंगे तो ये अम्ल से क्रिया करके क्या करेगा? लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है नहीं। तो इसमें सीधा सीधा सक्रियता श्रेणी के आधार पर बोला जा सकता है, जो धातु अम्लों से क्रिया करके क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस को निकालते हैं, लेकिन वह क्या हो? हाइड्रोजन से ऊपर रखे हो। नीचे रखने वाली धातु जैसे गोल्ड को ले लो, गोल्ड HCl से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं निकालेगा, ये क्रिया नहीं करेगा क्योंकि ये हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, ठीक है। अब देखेंगे सक्रिय श्रेणी के आधार पर जो अधिक क्रियाशील धातु होते हैं वो कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देते हैं। जैसे
आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन से क्रिया करता है तो आयरन सल्फेट बनाता है और उसके विलयन से कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। ठीक है। अगर मैं ये अभिक्रिया उलट दूं, जैसे कॉपर को ले लिया जाए, ठीक है, क्या ये अभिक्रिया करके Fe को उसके विलयन से विस्थापित कर दे सकता है या नहीं? तो ये इसको विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता कॉपर, क्योंकि कॉपर कम क्रियाशील है किससे, आयरन से। ठीक है, ये अभिक्रिया संभव नहीं है। ठीक है, इतना जान लीजिए। ठीक है, तो इससे आप जान सकते हैं कि आधार पर ये बताया जा सकता है अम्लों के साथ या जल या धात्विक लवण से अभिक्रिया संभव है या नहीं। जैसे ये वाली क्रिया ऊपर वाली संभव थी जबकि दूसरी नहीं है। ठीक है, अगला, सक्रिय श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर रखी धातुएं सक्रिय धातु कहलाती हैं जबकि नीचे रखी धातुओं कम सक्रिय या अक्रिय होती हैं। हाइड्रोजन से ऊपर रखी धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, जबकि अगला, सक्रिय श्रेणी में कोई भी धातु अपने से नीचे रखी धातु को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे, ये अधिक क्रियाशील धातु थी, ये उसके जलीय विलयन से उसको विस्थापित कर दिया, किसको, कॉपर को, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से। ठीक है, चलिए सक्रियता श्रेणी को याद करने की ट्रिक देख लेते हैं अब। ठीक है, ये याद कैसे किया जाए, जैसे मेनली अगर एग्जाम में आप जाओ तो क्या है, आप करके तो याद अच्छे से जाते हैं लेकिन लास्ट में इसका क्रम गड़बड़ा जाता है, जिससे आपका सीधा से सीधा सिंपल सा क्वेश्चन गलत होने के चांस हो जाते हैं पूरे के पूरे। ठीक है ना, इसे ट्रिक से याद करेंगे। सबसे पहले इसका ट्रिक होगा, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। तो ये है, यहाँ से काशी हो जाएगा, ये हो जाएगा काशी। ठीक है ना, काशी, यहाँ पर हो जाएगा नाथ, नाथ से सोडियम Na। ठीक है, नाथ का का मतलब Ca को का बोल सकते हैं, नाथ को Na को ना बोल सकते हैं, का यहाँ पर। ठीक है, माली, Mg को माली, माली Al आलू जरा फीके फीके पकाता पकाता है, कौन है आगे आओ। इस तरह से आप इस क्रम को याद कर सकते हैं। जैसे काशी से क्या हो जाएगा, ठीक है, नाथ मतलब Na हो गया, का से Ca मतलब कैल्शियम हो गया, माली से Mg मैग्नीशियम हो गया, आलू Al मतलब आलू, ठीक है, जरा जा से Zn, ठीक है, जिंक हो जाएगा, फीके Fe, ठीक है, आयरन हो जाएगा, पकाता है Pb है, H आ जाएगा, कौन Cu को कौन, इस तरह से याद लिख लेंगे, जो पहला वाला अक्षर है सबका उससे मीन्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, नहीं है, Hg, आगे Ag, आ से ए और ग से जी। ठीक है ना, आ ओ मतलब यू हो जाएगा। ठीक है, गोल्ड तो इस तरह से याद कर लेंगे, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। ठीक है, धातु एवं अधातुओं कैसे अभिक्रिया करती हैं। आपको मैंने बताया था पार्ट 1 में, जो धातु हैं वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखती हैं जबकि अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखती हैं। ठीक है नहीं, हाउ डू मेटल्स नॉन मेटल्स रिएक्ट। ठीक है, देखेंगे।
धातुओं की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है, जबकि अधातुओं की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है। जब धातु व अधातु एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा अपना अष्टक पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। मतलब धातु अधातु जब कैसे करते हैं, सिंपल सी बात है। धातु अधातु क्रिया करने के लिए क्या करते हैं, अष्टक पूर्ण करने के लिए क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, अष्टक पूर्ण करने के लिए क्रिया करते हैं। ठीक है नहीं, आपको सिंपल एक ही चीज याद रखनी है, अष्टक पूर्ण करने के लिए करते हैं। धातु और अधातु आपस में क्रिया करते हैं अष्टक पूर्ण करने के लिए। ठीक है नहीं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। अब इनको भरते हैं हम कक्षा में। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 भर दिए। दूसरी में 8 भरे जाते हैं, 8 भर दिए। बचे कितना, 1 बचा। तो तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ठीक है, तीसरी कक्षा में क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अब हम जो इलेक्ट्रॉनों को देखते हैं वो अंतिम कक्षा के लिए देखते हैं, क्योंकि हमें अंतिम कक्षा का अष्टक पूर्ण करना होता है। या तो हमें त्यागना पड़ेगा या ग्रहण करना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा आसान जो कम मात्रा में हो हम वह करते हैं। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर हम 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे तो इसका अष्टक पूर्ण होगा। जबकि आसान क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागना। ठीक है नहीं, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। ठीक है नहीं, जैसे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागने के बाद क्या हो जाता है, इसका अष्टक पूर्ण हो जाता है। ठीक है नहीं, इसने ये इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। ठीक है नहीं, और जो धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं वैसे धनायन कहलाती हैं। ठीक है नहीं, जबकि ग्रहण करने वाली अधातुएं ऋणायन कहलाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कैल्शियम का आप देख सकते हो, कैल्शियम का, सॉरी कैल्शियम नहीं, क्लोरीन है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। कितना होता है, 17। ठीक है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, बचा कितना, 2 और 8 10, 7 बचा। लास्ट वाली कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब आप बताइए, क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन त्यागे वो ज्यादा आसान है या एक ग्रहण कर ले वो ज्यादा आसान है। तो मैंने बताया जो कम मात्रा में होता है वो ज्यादा आसान होता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। ठीक है, इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। ठीक है नहीं, जैसे क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। ठीक है नहीं, इस पर चार्ज माइनस का ऋण आयन आ जाता है। सोडियम और क्लोरीन परस्पर क्रिया द्वारा सोडियम इलेक्ट्रॉन खोकर और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके आयनिक बंध बनाते हैं। जैसे सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कोश में, क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसने सोडियम ने क्या किया, क्लोरीन को दे दिया। जैसे सोडियम सोडियम का हमने इस तरह सिंबल से इलेक्ट्रॉन कर लिया, क्लोरीन 7 हैं। अंतिम कक्षा में कितने हैं, 7, 6 हो गए, एक ये 7। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा और सोडियम का भी अष्टक अपना पूर्ण हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, सोडियम आ जाएगा, इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो इस पे प्लस चार्ज हो जाएगा, और जबकि इसने ग्रहण किया है तो इस पे माइनस चार्ज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम से कहाँ पर आ गया, क्लोरीन के पास आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी जब क्लोरीन से क्रिया करता है तो यही होता है। जैसे मैग्नीशियम के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या वह 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे वो आसान होगा या 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे वह आसान होगा। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना ज्यादा आसान होगा। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। ठीक है, और यहाँ पर Cl, जैसे मैग्नीशियम जब क्लोरीन से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। मतलब 2 Cl के परमाणु होते हैं, इसमें एक मैग्नीशियम का परमाणु होता है। ठीक है नहीं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं दोनों एक एक के पास चले जाएंगे। जैसे ये Mg दोनों को
एक Cl एक Cl दोनों को एक-एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है? एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, ठीक है? इसका भी अष्टक पूर्ण हो जाएगा, इसका भी अष्टक पूर्ण हो जाएगा और मैग्नीशियम का भी हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे क्लोरीन का मैं अभी आपको बता दिया, ठीक है नहीं? परमाणु क्रमांक 17 होता है, लास्ट वाली कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे 8 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। इन्होंने ग्रहण कर लिया दोनों ने 1-1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है नहीं? तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। अब इसने त्यागा है इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन तो प्लस चार्ज 2 आ जाएगा। त्यागने वाले पर प्लस के चार्ज आते हैं जबकि ग्रहण करने वाले पे माइनस चार्ज आता है, ठीक है? चलिए, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। देखिए एग्जाम में कभी-कभार डायरेक्ट सीधा का सीधा यही पूछ लेता है कि वैद्युत संयोजी यौगिक क्या होते हैं? वैद्युत संयोजी यौगिक को आप सीधी-सी लाइन में लिख सकते हैं, जो धातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन अधातुओं को स्थानांतरण करके जो यौगिक बनते हैं वह क्या कहलाते हैं? वैद्युत संयोजक यौगिक कहलाते हैं, ठीक है नहीं? इस अभिक्रिया को आप दे सकते हैं, ठीक है? चलिए, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म देख लेते हैं। इनकी क्या भौतिक प्रकृति देखते हैं। धन एवं ऋणायनों के बीच आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं कठोर होते हैं। ये सामान्यतः भंगुर हो जाते हैं दाब डालने पर, टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे आप सामान्यतः अपने घर पे जो सॉलिड वाला नमक होता है ठोस जैसे जो आकार में होता है उसे जब कूटते हैं तो वो टूट जाता है। जो NaCl बना होता है नमक में, ये टूट जाता है, ठीक है नहीं? इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये प्लस और ऋणायन में विभाजित हो जाता है, ठीक है नहीं? गलनांक एवं क्वथनांक आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है, ठीक है? अगला घुलनशीलता वैद्युत संयोजी यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं। जैसे नमक को आप जल में घोलेंगे तो आसानी से घुल जाता है, ठीक है? जबकि ये केरोसिन, पेट्रोल इत्यादि विलायकों में अविलय होते हैं। कौन? आयनिक यौगिक, ठीक है नहीं? इतना याद कर लेंगे आयनिक यौगिक 4 गुणधर्म याद रहें, ठीक है नहीं? ये 5वां दे रखा है विद्युत चालकता। किसी भी विलयन में विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है, ठीक है? जो आवेशित कण जो होते हैं उनकी गतिशीलता रहनी चाहिए। किसमें? विद्युत चालन तभी हो पाएगा, ठीक है नहीं? आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयनिक आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। मतलब जो ऋणायन है वो धन की ओर गमन करेगा और धनायन जो है वो ऋण की ओर गमन करेगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। खनिज और अयस्क मिनरल्स एंड ऑरेंज को देखेंगे, ठीक है नहीं? प्रकृति में पृथ्वी के अंदर धातुओं और उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं, धातु और उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? खनिज। मतलब खनिजों को डायरेक्ट पृथ्वी के अंदर से प्राप्त किया जाता है, ठीक है नहीं? धातुओं और उनके यौगिक को प्राप्त किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कॉपर पायराइड एक खनिज है, ठीक है? इसमें मुख्यतः कॉपर, आयरन और सल्फर होता है, ठीक है? चलिए इसको देखते हैं। जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में कम व्यय मतलब कम खर्च पर व्यय का मतलब यहाँ पर खर्च पर आसानी से प्राप्त किया जा सके, उस खनिज को विशिष्ट धातु का अयस्क कहते हैं। मतलब अयस्क को एक तरह से डायरेक्ट किससे प्राप्त किया जा रहा है? खनिजों से। कम व्यय पर प्राप्त किया जा रहा है, आसानी से प्राप्त किया जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कॉपर को कॉपर पायराइड से, कॉपर किससे प्राप्त किया? कॉपर पायराइड से, ठीक है नहीं? एल्युमिनियम को बॉक्साइट से और
लेड को गैलेना से प्राप्त किया जाता है, ठीक है नहीं? देखिए यहाँ से आपका इन 3 से इससे ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है नहीं? इसे आप अच्छे से याद करेंगे। वह पूछेगा कॉपर पायराइड का सॉरी वो पूछेगा कॉपर का कौन-सा अयस्क है निम्न में से? ऑप्शन दे देगा ए ऑप्शन कॉपर पायराइड, बॉक्साइड, सी गैलेना या अन्य, ठीक है नहीं? या इनमें से कोई नहीं। तो आप सिंपल सा देख सकते हैं कॉपर पायराइड है। कॉपर का अयस्क कौन-सा है? कॉपर पायराइड। एल्युमिनियम का बॉक्साइड, लेड का गैलेना है, ठीक है नहीं? ये तीनों याद कर लेंगे सही से। खनिज और अयस्क में अंतर, सभी अयस्क खनिज होते हैं क्योंकि अयस्कों को खनिजों से प्राप्त किया जाता है, तो इसलिए सभी अयस्क क्या हो गए? खनिज हो गए। परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, ठीक है? चलिए बाकी जिंक अयस्क का भर्जन पर 2 अभिक्रियाएँ देखेंगे, एक तो भर्जन और एक निस्तापन, ठीक है नहीं? नंबर 1 देख लेते हैं पहले भर्जन। भर्जन अभिक्रिया देखेंगे, ठीक है? भर्जन भर्जन अभिक्रिया क्या है? सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में किसको? सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। मतलब ऑक्सीजन की तो उपस्थिति रहेगी, नंबर 1 ये आपको याद करना है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है? गलनांक से नीचे, गलनांक मतलब जो धातु जो है, धातु ना पिघल जाए, धातु ना गल जाए, उससे बस अशुद्धियाँ निकल पाएँ, ठीक है नहीं? से उससे गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर, इतना ताप कि वस्तु सॉरी जो धातु है वो गले नहीं, ठीक है? जैसे उदाहरण के लिए देख सकते हैं जिंक ऑक्साइड, ठीक है नहीं? सॉरी जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड को जब वायु में ऑक्सीजन, ठीक है नहीं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई क्रिया दहन करती है, ठीक है नहीं? यहाँ पर जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है? और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है? आप समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है निस्तापन। निस्तापन अभिक्रिया वह होती है जो सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति, ये आप ध्यान देंगे, वायु की अनुपस्थिति या सीमित वायु में उसके गलनांक के नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने का प्रक्रम निस्तापन कहलाता है। देखिए दोनों अभिक्रिया सेम है, लेकिन बस छोटा-सा डिफरेंस है। एक वायु की उपस्थिति में है, दूसरी वायु की अनुपस्थिति में। अनुपस्थिति में कौन है? निस्तापन। वह डायरेक्ट 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि वायु की अनुपस्थिति में कौन-सी अभिक्रिया होती है? तो आप लिख सकते हैं निस्तापन और जबकि उपस्थिति में होती है भर्जन, ठीक है? जिंक कार्बोनेट को जब उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो वह जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है नहीं? चलिए अगला देखते हैं विद्युत अवगडनी विधि, ठीक है नहीं? इसमें क्या है 2 छड़ लेते हैं, एक शुद्ध धातु की होती है, एक अशुद्ध धातु की। अशुद्ध धातु की छड़ को एनोड जबकि शुद्ध धातु की छड़ को कैथोड बोला जाता है, ठीक है नहीं? सही है, इतना जान लेंगे और इसको फिर विद्युत सेल से जोड़ दिया जाता है, ठीक है? फिर इस प्रक्रिया में क्या होता है जो अशुद्ध धातु की छड़ जो होती है, उस वह गलना प्रारंभ कर देती है और कॉपर आयन बनता है जो किसकी तरफ जाता है? शुद्ध धातु की छड़ पर जाता है और यहाँ पर ये इससे चिपक जाता है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, ठीक है नहीं? और बाकी अशुद्धियाँ क्या है? नीचे जाके इकट्ठी हो जाती है। जैसे आप देख सकते हो ये सब क्या है? अशुद्ध ही है, ठीक है? चलिए एक बार डेफिनेशन दे इस विधि में अशुद्ध धातु को एनोड जबकि शुद्ध धातु को कैथोड बनाकर विद्युत सेल में लगा देते हैं, जैसे कि आपको दिखाया गया। ये शुद्ध धातु हो गया, ये अशुद्ध धातु हो गया, इसे विद्युत सेल से लगा दिया गया है, ठीक है? उसी धातु के किसी घुलनशील लवण का विलयन विद्युत अपघटन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे इसमें उसी धातु का जैसे कॉपर है, कॉपर की ही धातु का विलयन कॉपर सल्फेट,
कॉपर सल्फेट का विलयन इसमें लगा दिया गया, कॉपर सल्फेट का विलयन लगा दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत अपघटन के कारण एनोड से धातु घुलकर धातु कैथोड पर जमा होती जाती है, शुद्ध धातु पर क्या होती जाती है, जमा होती जाती है, ठीक है। अशुद्धियां विलयन में पृथक होकर नीचे बैठ जाती हैं, ये क्या है, अशुद्धि है जो पृथक होकर विलयन में क्या हो गई, नीचे बैठ गई, ठीक है। इसको एनोड कीचड़ कहते हैं, जो अशुद्धि जो है उसे क्या कहते हैं, एनोड कीचड़ कहते हैं। एनोड पंखी है, एनोड कीचड़ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। एल्युमिनियम तथा कॉपर का शोधन इसी विधि के द्वारा किया जाता है। सिंपल सा देखो भाई, यहाँ से एक क्वेश्चन वो ऑब्जेक्टिव से आपसे पूछ सकता है कि विद्युत अपघटन विधि का किस धातु के लिए शोधन किया जाता है। एल्युमिनियम का किया जाता है और कॉपर का किया जाता है, ठीक है। कॉपर धातु के शोधन में कॉपर सल्फेट विद्युत अपघटन होता है, जबकि शुद्ध अशुद्ध कॉपर की मोटी प्लेट एनोड का तथा शुद्ध कॉपर की पतली प्लेट कैथोड का कार्य करती है, ठीक है। ये पतली प्लेट जो है वो कैथोड का कार्य करती है, जबकि जो मोटी प्लेट जो है वो एनोड का कार्य करती है। ये अशुद्ध होती है, ये शुद्ध होती है, ठीक है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अशुद्ध कॉपर प्लेट घुलकर कॉपर आयन बनाती हैं, जो शुद्ध कॉपर प्लेटों पर जमता है। किस पर जाकर जमता है, शुद्ध कॉपर की प्लेटों पर, जैसे ये धीरे धीरे यहाँ पर जमने लगेगा, ठीक है नहीं। और अशुद्धियां एनोड के रूप में नीचे बैठ जाती है, मड के रूप में। देखिए फिर इस छड़ को क्या करेंगे, लास्ट में जाके इस क्षण को अलग निकाल लिया जाएगा, कैथोड छड़ को, और उससे हम शुद्ध धातु को प्राप्त कर लेते हैं इस प्रकार, ठीक है। आगे देखते हैं मिश्र धातु एलॉयज, ये क्या होता है, ठीक है नहीं। जब दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण, मतलब मिश्रण कैसा होना चाहिए, समांगी। अच्छा, समांगी मिश्रण क्या होता है, एक बार आपको समझा देते हैं। समांगी समांगी मिश्रण वह होती है जिसका संरचना पूरे पूरे मिश्रण की संरचना कैसी हो, समान हो, ठीक है, समांगी मिश्रण कहलाएगा। जैसे चीनी और पानी का घोल आपस में मिला दिया जाए तो वह मिश्रण क्या होगा, समांगी। क्योंकि आप विलयन को जब मिलने के बाद जो शरबत बनता है उसको आप ऊपर देखें चाहे बीच में देखें चाहे नीचे देखें, उनका स्वाद एक जैसा होगा, दिखने में भी सब एक जैसे लगेंगे। जबकि आप तेल और पानी को मिलाएंगे तो तेल जो है तैरने लगता है ऊपर, जबकि पानी नीचे रहता है, तो अलग अलग दिखाई देने लगता है, ठीक है नहीं। वह क्या हो जाएगा, विषमांगी हो जाएगा। समांगी का मतलब होता है जिसकी संरचना समान हो, ठीक है नहीं। जब दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण हो, इससे धातु के गुणधर्म बेहतर हो जाते हैं, ठीक है नहीं। जैसे आप पीतल का बर्तन देख सकते हैं, पीतल के बर्तन की संरचना सब एक जैसी होती है, देख लेंगे आप, हर जगह संरचना एक जैसी है, ठीक है नहीं। याद करने के लिए देखेंगे, पीतल में जो है वो कौन कौन सी धातुएं होती हैं, कॉपर और जिंक, ठीक है नहीं। देखो इसे याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पिताजी, पिताजी, इतना याद कर लीजिए। पिताजी आपने याद कर लिया तो समझो ये याद हो गया। पिताजी से क्या हो जाएगा, पी से पीतल, ठीक है। पी से पीतल, ता से तांबा, तांबा, ठीक है। जा से जिंक, जैसे जिंक, इस तरह से याद कर लेंगे। मतलब पीतल में क्या क्या होता है, तांबा और जिंक, ठीक है नहीं। कॉपर मतलब तांबे को बोलते हैं, ठीक है नहीं। कांसा, कांसा में क्या क्या होता है, कॉपर तथा टिन होता है, ठीक है नहीं, याद कर लेंगे। कांसा में क्या क्या होता है, कॉपर और टिन। शोल्डर, जो आप देखे हैं टांका लगाने के लिए यूज किया जाता है उपकरण को, जैसे मोबाइल वगैरह या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो भी है, वायर का जब टांका लगाया जाता है वो इसी का उपयोग किया जाता है। ये किस किस का बना होता है, लेड तथा टिन का बना होता है। इसका गलनांक कम होता है, इसका गलनांक क्या होता है भाई, कम होता है, ठीक है। किसका, शोल्डर का गलनांक कम होता है, तभी तो थोड़ा सा गर्म करने पर ये किसी धातु को चिपकाने के काम आता है या जोड़ने के काम आता है, ठीक है ना। इसका गलनांक कम होता है, ये याद कर लेंगे, ठीक है नहीं। ये
अति महत्वपूर्ण हैं सारे के सारे, आप अच्छे से याद करेंगे, ठीक है नहीं? ये सभी अच्छे से याद करेंगे, ठीक है? और बाकी देखते हैं अब, आगे देखते हैं, अगला है अमलगम। क्या है? अमलगम। अमलगम होता क्या है? जान लीजिए। अमलगम एक तरह का मिश्र धातु होता है, जो पारा को किसी अन्य धातु जैसे चांदी, तांबा, जस्ता या टीन के साथ मिलाकर बनाई जाती है। इसमें क्या रहता है अमलगम में? एक तो पारा रहेगा, ठीक है नहीं? सही है? क्या रहेगा? पारा, जिसे मरकरी भी बोला जाता है, ठीक है नहीं? पारा प्लस एक धातु रहेगी। क्या रहेगी? धातु। इन दोनों के मिश्रण को क्या कहा जाता है? अमलगम कहा जाता है। सिंपल सी एक मतलब परिभाषा में आप लिख सकते हैं। जैसे अमलगम की परिभाषा लिखने को आ जाए तो बोल देना मरकरी या पारा, मतलब मरकरी पारा बात एक ही है। और किसी धातु के साथ मिलकर जो मिश्र धातु बनती है उसे अम्लगम कहते हैं। जैसे धातु में भी क्या क्या हो सकता है? जैसे आप सामान्यतः देख सकते हैं, चांदी हो गया, चांदी, तांबा, कॉपर, और भी, ठीक है नहीं? अब देखते हैं अगला, स्टेनलेस इस्पात या स्टील भी बोल सकते हैं इसे। इसमें क्या क्या होता है? लोहा होता है, निकेल होता है, प्लस का चिन्ह रहेगा यहाँ पे, क्रोमियम होता है, तीनों होते हैं ये, ठीक है नहीं? लोहा होता है, आयरन प्लस निकेल प्लस क्रोमियम, ये तीनों मिलकर स्टेनलेस स्टील का निर्माण करते हैं, ठीक है नहीं? इसमें जंग नहीं लगता, मतलब ये सब तीनों क्रिया करने के पश्चात ऐसी धातु इस्पात का निर्माण करते हैं जिसमें क्या है? जंग नहीं लगता, ठीक है? ये सब आप याद कर लेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है, ठीक है नहीं? आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा डायरेक्ट, है कि नहीं? तो आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है? और एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, धातु जो चाकू से काटी जा सकती है, बताइए। आप पहचान के बताएंगे इनमें से, ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। ए मैग्नीशियम, बी एल्युमिनियम, सी सोडियम, डी सोना, एयू, ठीक है, गोल्ड। इन चारों ऑप्शन में से आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा सही आंसर है, ठीक है नहीं? मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूँ ये, ठीक है नहीं? तो आप पहचान के बताएंगे। वेरी इजी क्वेश्चन है, ठीक है? डायरेक्ट वह एग्जामिनर भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, और वेरी इंपॉर्टेंट भी है ये। जो मैंने पूछा है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है नहीं? और बाकी आप देख लेंगे, ये बीआई वेरी इंपॉर्टेंट है, अभिक्रिया, निस्तापन भी, बीआई और भर्जन भी, ठीक है नहीं? ये तीनों की तीनों अभिक्रियाएं अति महत्वपूर्ण हैं, ठीक है? और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली अभिक्रिया भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये देखेंगे सकृत श्रेणी वाली, ठीक है? ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है नहीं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है नहीं? 5 स्टार का सवाल है ये, ठीक है नहीं? ये देख सकते हैं आप। देखिए सकृत श्रेणी से वो डायरेक्ट डायरेक्ट आपसे रिएक्शन भी पूछ सकता है, क्या ये संभव है? वो लिख के दे सकता है, ठीक है नहीं? तो इससे अगर आप ये याद कर लेंगे तो सब जानकारी हो जाएगी, ठीक है? चलिए, लास्ट में वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और सभी का फ़ायदा हो। ये जो बैच चलाया जा रहा है वह बिल्कुल निःशुल्क है, हर बच्चे के पास पहुँचना चाहिए ये, ठीक है? चलिए ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं कल के सेशन में।